गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको भूगोल के 2 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी। देखिए, हमारे थर्ड लेसन का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या हुआ है, यानी कि जैसे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आती है, ये सब इनके सब के बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। हमारा जो स्थल मंडल है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो मतलब हमारा स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, उसके कारण ये होता है। ये जो मतलब धीमी गति से चारों ओर जो प्लेटें के चारों ओर जो चक्कर लगाती रहती है, ये किसके कारण होता है? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है उसके कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो किसके रूप में घूमता रहता है? एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। वृत्तीय यानी गोल रूप में घूमता रहता है। देखिए कैसे घूमता है। अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में, एक प्रयोग के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए, यानी एक रंगीन कागज को लेंगे और उसकी एक छोटी सी बॉल बना लेंगे, बिल्कुल छोटी सी बॉल बना लेंगे। उसके बाद में हम एक तपेली लेंगे, यानी एक भगोनी लेंगे, भगोनी आधी पानी से भर देंगे और उसको गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, पानी के अंदर जो पानी की जो परतें गर्म होती जाती है, तो वो जो कागज़ की जो रंगीन बॉल है वो ऊपर आती जाती है, और जैसे ही पानी ठंडा होता है वो बॉल वापस नीचे चली जाती है। देखिए, जैसे हमने कागज़ की एक रंगीन बॉल ले ली और ये एक भगोनी है, भगोनी को हम क्या करेंगे, नीचे गैस पर जला देंगे। ठीक है बच्चों, ये गैस पर हमने इसको जला दी और इसको हम पानी से आधा भर देंगे, आधी भगोनी को भर देंगे। इसमें हम वो रंगीन कागज की बॉल को डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे पानी की जो पहले तो क्या थी, पानी की जो बॉल थी वो बिल्कुल नीचे थी, यहाँ पर थी। जब हमने इसको ठंडा था जब डाला तो ये बिल्कुल नीचे थी। लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होता गया तो ये क्या हुआ, पानी की परतों के साथ में जो पानी की परतें ऊपर बुलबुले के रूप में जैसे ऊपर उठती है ना, तो उस जब हमने इसको गर्म किया तो क्या हुआ, ये पानी की परतों के साथ में ये वाली बॉल ऊपर आने लगी। धीरे धीरे ये बॉल भी ऊपर पानी की परतों के साथ में ऊपर आने लगी। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे वो पानी गर्म होता गया तो इससे क्या पता पड़ता है कि जब पानी जब ठंडा था तो बॉल नीचे थी, लेकिन जब जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, उबलने लगा, वो पानी की जो कागज की जो बॉल थी वो भी ऊपर आ जाती है। इससे ये पता पड़ता है कि पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार से गति करता है। जब पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वह भी एक वृत्तीय गति के रूप में ही कार्य करता है, ऐसे गोल गोल वृत्त के रूप में ही कार्य करता है। देखिए, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। प्लेट की जो ये गति होती है, जो मैग्मा पिघलता है और ये वृत्तीय रूप में जो कार्य करती है, तो इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, आंतरिक भाग में यानी अंदर के भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतर्जनीय बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर होते हैं उन्हें तो अंतर्जलीय बल कहते हैं, और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति करते हैं। अंतर
जनित बल जो होता है वह कभी आकस्मिक उत्पन्न हो जाते हैं, एकदम से उत्पन्न, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है ना। तो तथा तो कभी धीमी गति से होते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी ऐसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए अब ज्वालामुखी क्या होता है। भू परपट्टी पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूपरपट्टी पर यानी भूमि की सतह पर एक खुला हुआ जैसा छिद्र होता है जिसमें कि पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए जो पदार्थ होते हैं वो अचानक से एकदम से बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह पर जब कंपन होने लगता है तो फिर क्या होता है, उसको हम यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी पर कंपन होने लगता है, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी हिलने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ पर कि कंपन शुरू होता है उस स्थान को हम उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। देखिए बच्चों, जैसे भूकंप कैसे कंपन करता है इसको हम समझने के लिए देखिए, एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में पानी भर दो, पानी को भरकर उसको एक गर्म गैस पर रख दीजिए और उस बर्तन की वो थाली से ढककर थाली के ऊपर कुछ मोती है ना, कुछ मोती रख दो, इसी प्रकार मटर या चम्मच कुछ भी रख दो, तो अपन देखेंगे कि पानी जैसे जैसे गर्म होता है तो वो उसमें कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो उबलने लगता है तो क्या होता है, मोती के दाने जो मटर के दाने मोती नीचे गिरने लग जाते हैं। तो इसी तरह से जब पृथ्वी के अंदर जब कंपन होता है तो क्या होता है, भूकंप आने लगता है। भूकंप आने से बहुत ही हानि पहुंचती है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा भूकंप किस प्रकार से आता है। भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है। भूकंप किस प्रकार से मापा जाता है कि भूकंप बहुत तेज आया या कम मात्रा में आया, तो इसको मापने का एक यंत्र होता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जब भूकंप की मात्रा 2.0 होती है या उससे भी कम होती है तो इसको नहीं के बराबर हल्का फुल्का भूकंप माना जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है इस वह धातु वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। यानी कि जब 5.0 या इससे भी तीव्र होती है तो उससे क्या होता है, वस्तुएं गिरने लगती है, मकान टूट जाते हैं, वस्तुएं गिरने लगती है, धरती फटने लग जाती है ना। तो इससे बहुत ही अधिक क्षति यानी हानि पहुंचती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा इससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस प्रकार से भूकंप को नापा जाता है। यदि अब देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जब शैलें आपस में टकराती है और टूटती हैं तो क्या होता है, अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। यानी कि भूदृश्य पर भूमि पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले हानि या नुकसान को क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु और जल
अपवर्तित पदार्थों को वायु अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है, जल अपने साथ उन अपवर्तित पदार्थों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निरपेक्षित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आगे सबने मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन सी होती हैं। इसके बाद में देखिए नदी के कार्य। अब नदी का क्या कार्य होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यानी कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले यानी ऊपर से खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मेड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। मेड़दार मार्ग पर बहने लगती है यानी कि सर्प की तरह से टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है। तो इसको हम इन मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे धरातल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहते हैं। जब नदी समुद्र तक पहुँचते इसकी गति धीमी हो जाती है और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वितरिका कहते हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद में आता है समुद्री तरंग के कार्य। अब समुद्री तरंग का क्या कार्य होता है, देखिए समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन, समुद्र में जो तरंगे आती है उनके जो अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है। शैलें आपस में टकराती है, इससे क्या होता है, दरार विकसित हो जाती है, बढ़ जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जब दरारें बहुत अधिक समय तक ऐसे मतलब उनमें दरारें पड़ती रहती है तो दरारें क्या होती है, बहुत अधिक लंबे समय तक रहती हैं तो फिर वो धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फिर इनको हम समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। जब ये गुफाएं इतनी चौड़ी हो जाती हैं, टूट कर इतनी चौड़ी हो जाती है कि केवल इनमें छत ही रह जाती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों को का अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। इसके बाद में आता है हिमनद के कार्य। अब हिमनद के कार्य क्या होते हैं, देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों
से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। आगे समझ में, हिमनाद क्या करते हैं? हिमनाद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? ये जो गर्ते बने हैं इनके अंदर इनका जल भर जाता है, बर्फ का जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पत्थर जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निरपेक्षित होते हैं। ये निरपेक्ष हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब देखिए, पवन के कार्य, पवन यानी हवा, पवन किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं, यानी कि हवा के कार्य, पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन चलती है, हवा बहुत तेज मात्रा में चलती है, तो वह क्या करती है? इनको एक स्थान से अपने साथ रेत को उड़ाकर ले जाती है और एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बन जाती है। जब हवा चलना बंद हो जाती है तो क्या होता है कि वह मिट्टी वहीं पर ही रुक जाती है और वहाँ पर छोटी छोटी सी रेत के ढेर पहाड़ बन जाती हैं, जिनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निरपेक्षित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन के विशाल लोएस निरपेक्ष पाए जाते हैं। चीन में विशाल मात्रा में लोएस निरपेक्ष निक्षेप पाए जाते हैं। अब बच्चों, आपको ये वाला लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बदलती है। जब पृथ्वी के अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं, मेघमा पिघलते हैं, अलग अलग पदार्थ पिघलते हैं, तो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर आते हैं और कैसे हमारी पृथ्वी में हानि होती है, हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से मेघमा पिघलता है और मतलब किस प्रकार भूकंप आता है, कैसे ज्वालामुखी आती है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। नदी का क्या कार्य होता है, इसी तरह से हमने पढ़ा हिमनद के कार्य क्या होते हैं, समुद्री तरंगों के क्या कार्य होते हैं, ये सब आपने इस वाले लेसन में पढ़ा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।